नमस्ते। देखिए, कक्षा 11 में हम लोग परमाणु संरचना, आधुनिक विचार, प्रारंभिक विचार, इस दोनों पर चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे, केवल कुछ ऐसे ही बातें करेंगे तत्वों के वर्गीकरण की। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि आप एक बार इसको बुक से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए और उसके बाद ही हम तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, किसी भी चीज़ के वर्गीकरण की आवश्यकता तब पड़ती है जब संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, समझते हैं। ऐसे मान लीजिए आप CIC में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर किसी क्लास में संख्या 300 हो गई। अब हमारे पास जो बैठने की स्ट्रेंथ है वो अगर 100 है तो ऑब्वियसली उन 300 वाली क्लास को 3 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। जैसे आपको पता है यहाँ पर 11B1 और 11B2 है। वो इसीलिए है क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए उनको हमें 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। और ज़्यादा होती तो शायद B3 भी होती। तो इसी तरह से जब तत्वों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो गई तो वैज्ञानिकों के मन में विचार आया कि यार सारे तत्वों का अध्ययन करना, उनके यौगिकों का अध्ययन करना, उनके गुणों का अध्ययन करना, इसलिए अच्छा ये है कि हम तत्वों के वर्गीकरण कर देते हैं, यानी उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमको अलग अलग हिस्से से अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। अब जो तत्वों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहला प्रयास किया गया है वो है धातु एवं अधातु में विभाजन। फिर से बोल रहा हूं, धातु एवं अधातु में विभाजन। आपको पता होगा वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा की सुचालक होते हैं, यानी कि करंट लग सकता है जिनमें, और गर्म करेंगे आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से से पकड़े रहेंगे, थोड़ी देर के बाद आपको गर्मी भी महसूस होगी। विद्युत के सुचालक हो, ऊष्मा के सुचालक हो, जिनको आपस में टकराने पर धातुक टंकार आए, टन करके धातुक टंकार आएगी, वे धातु हैं। जनरली इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है, तो ये धातु हैं। जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं होती वे अधातु हैं। धातुओं को अगर आप पीटेंगे तो वो फैल जाते हैं, चद्दर की तरह बन जाते हैं, जिसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। लेकिन अधातुओं में जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा ले लीजिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं पाई जाती। तो बड़ा क्लियर क्लासिफिकेशन था, जिनमें धातुओं वाले गुण हैं वो धातु हैं, जिनमें नहीं हो अधातु हैं। बाद में कुछ तत्व मिले जो कि ना तो धातु थे ना ही अधातु थे, मतलब उनमें कुछ गुण धातुओं जैसे थे और कुछ गुण के पैरामीटर्स पर वो अधातु को भी टच कर रहे थे। इस श्रेणी को, इस लाइन को कहा गया उपधातु। ये धातु वाला था क्लासिफिकेशन, ये धातु वाला था, क्लियर था। लेकिन बीच में कुछ ऐसे तत्व मिल गए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम टाइप के, जो किसी टेम्परेचर पर अधातु बन जाते हैं और अगर ठंडा कर देंगे तो धातु बन जाते हैं। इस प्रकार से ये मतलब उनमें जो क्लासिफिकेशन है वो गड़बड़ा गया। तो फिर धातु और अधातु वाला विभाजन किसी काम का नहीं रह गया। अब बात करते हैं जो अगले नेक्स्ट आता है वो है प्राउट की परिकल्पना। प्राउट की परिकल्पना। प्राउट ने कहा, देखिए सबसे पहला तत्व, आपको अब तक आवर्त सारणी तो आपने पढ़ी ली होगी, सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन और उसका परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु भार वैसे तो 1H1, 1H2, 1H3 करके 3 होते हैं, बट 1H2 वाले को ड्यूटीरियम और 1H3 वाले को ट्राइटियम कहा जाता है। ट्राइटियम तो रेडियो एक्टिव हो गया, है ही नहीं। ड्यूटीरियम बहुत ही कम है, तो जो बेसिकली हाइड्रोजन मीन्स प्रोटियम 1H1, तो उसका परमाणु भार भी 1 ही माना गया। इस आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे बेसिक तत्व है। और प्राउट ने कहा कि हाइड्रोजन से ही सारे तत्व मिलकर बने हुए हैं, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। इस लाइन का मतलब समझिएगा। इस लाइन का मतलब यह है कि हाइड्रोजन के बाद जो अगला तत्व है हीलियम, जिसका परमाणु भार है 4, उसमें 4 हाइड्रोजन घुसे हुए हैं। हीलियम के बाद जो है अगला लिथियम, उसका परमाणु भार होता है 7, उसमें 7 हाइड्रोजन घुसे हुए। 7 हाइड्रोजन पकड़िए, एक साथ आटे की तरह मार दीजिए तो लिथियम बन जाएगा। बट ये जो क्लासिफिकेशन था ये कुछ दिन तक के लिए ठीक रहा, लेकिन जैसे ही हम और आगे बढ़े, यानी परमाणु क्रमांक 20 के बाद, अर्थात जब तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक में न प्राप्त हो करके कुछ दशमलव में प्राप्त होने लगे, जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है, तब लोगों ने कहा भाई साहब 35.5, तो 35 तो समझ में आ रहा है कि 35 हाइड्रोजन पकड़ा। अब ये हाइड्रोजन को काटा गया है क्या 0.5 के लिए इसका मतलब कि ये प्राउट वाला भी क्लासिफिकेशन किसी काम का नहीं रह गया। फिर अगला आता है, अच्छा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं सबकी, फिर फाइनल कल डिटेल में लेक्चर देखेंगे। फिर अगला आता है डोबेराइनर के ट्रिक। डोबेराइनर ने क्या किया कि एक ही गुण वाले 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया। जैसे उसने लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया।
सबकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, सब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, सब धात्विक लक्षण दिखाते हैं। तो एक ही गुण वाले 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों के परमाणु भारों के योग के बराबर है। यानी लिथियम का परमाणु भार 7, ठीक है, समझिएगा, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, बीच वाले का मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा है 39, सबसे छोटा है 7, 39 × 7 46, 46/2 बराबर 23, जो कि सोडियम का परमाणु भार है। इस तरह से उन्होंने कुछ ट्रिक, कुछ ट्रायड्स बनाए, लेकिन सारे तत्वों को इन ट्रायड्स में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। इसके बाद और भी प्रयास होते रहे। फिर एक आता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। हम न्यूलैंड्स ने क्या किया कि उन्होंने संगीत पढ़ा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा, तो सा से शुरू होके सा पर आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर रे से शुरू करेंगे तो रे गा मा पा धा नी सा रे। कुल मिलाकर जहां से शुरू करेंगे उसका 8वां वाला वही है जो कि पहले नंबर पर था। इस आधार पर न्यूलैंड्स ने तत्वों को कहा कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो प्रत्येक 8वां तत्व, मैंने प्रत्येक पर जोर दिया है, ठीक, फिर से बोल रहा हूं, यदि इन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम से रखें तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। अच्छा, लोगों ने रखा हाइड्रोजन, उस टाइम पर अक्रिय तत्व ज्ञात नहीं थे, तो लिथियम, चलिए अभी लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। तो जब 8 के बाद जो सोडियम आया वो सेम गुण वाला था। सोडियम से स्टार्ट किया तो पोटेशियम आया, सेम गुण वाला था। तो उन्होंने कहा बस 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 यूरेका यूरेका लह गई, बट नहीं लही ठीक है। जैसे ही परमाणु क्रमांक 20 के आगे जाते हैं तो ये जो वर्गीकरण है, ये जो 8वां वाला कंडीशन है, उन्होंने कह दिया जो प्रत्येक 8वां वो गड़बड़ा जाता है और ये भी वर्गीकरण किसी काम का नहीं रह जाता। अब फाइनली एंट्री होती है मेंडलीव की। इन सारी चीजों को देख देख के मेंडलीव भाई साहब ऊब गए थे कि यार हर बार एक नियम लाया जाता है और उस नियम पे अच्छाइयाँ कम होती हैं, बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं, 10 लोग उसमें काट निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नियम भी कैसे ला रहे हैं ये लोग, किसी नियम के आधार पर, किसी प्रैक्टिकल के आधार पर, किसी थ्योरी के आधार पर नहीं ला रहे। बस सो के उठे, संगीत चल रहा है, चलो संगीत के आधार पर बना डालते हैं। सो के जगह कहे यार ये छोटा वाला है, छोटे वाले को आटा गूंथ दो तो बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले कुछ प्रैक्टिकल्स करूँगा, मैं कुछ प्रयोग करूँगा। उन्होंने क्या किया कि तत्वों के परमाणु क्रमांक, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इन सारी चीज़ों के ऊपर खूब सारा पहले प्रैक्टिकल और प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक तत्व का एक विशेष लक्षण है, विशेष गुण है, ये प्रत्येक तत्व के लिए निश्चित होता है, इसी के आधार पर उसकी क्वालिटीज डिसाइड होती हैं। तो खैर, मेंडलीव के आवर्त नियम, आवर्त सारणी को हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। तब तक आप इसको देखिए। नमस्ते।